हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा और आप सभी कैसे हैं। आपकी जो सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। तो अब थोड़ा सा क्या है, हमारा प्रैक्टिस करने का समय आ चुका है, क्योंकि हमने अब जितना पढ़ लिया। एक दो टॉपिक है वो नॉर्मली चर्चा में हमारे कवर हो जाएंगे। अब हमारी बारी है, जो लास्ट जो मूवमेंट है हमारी, जो लास्ट में स्ट्रेटजी रहने वाली है, वो ज़्यादातर जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है उनको फास्टली रिवीजन करेंगे। क्योंकि अगर अब हमने कोई भी चीज़ नहीं पढ़ी तो वो हमारे दिमाग के या सर के ऊपर से जाने वाली है बिल्कुल। और मैं हमेशा ये बात आपको बोलती हूँ, चाहे आप एक बुक पढ़ो, उस बुक को हम 10 बार रीड कर ले, वो चीज़ें हमारे व्यवहार में आ जाती है। लेकिन हम 10 बुक पढ़ें और एक एक बार पढ़ें तो लास्ट में नतीजा ये होता है कि वो चीज़ें हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। लास्ट में फिर हमारा माइंड वहाँ गोल गोल घुमा हुआ होता है, क्या पढ़ा था, वहाँ हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं कि क्या पढ़ा था, क्या पढ़ लिया, क्या छूट गया। तो अब जो मूवमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जितनी हम ज़्यादा रिविज़न करेंगे, हैंड रिटन नोट्स को पढ़ेंगे और बार बार में वो चीज़ें क्या है हमारे दिमाग में फीड होती जाएगी। मेन बात ये है, ज़्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता। अगर हमने स्मार्ट स्ट्रेटजी बना रखी है तो स्मार्ट हमारी रणनीति है, तो क्या ज़्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता। कम पढ़े लेकिन उसी चीज़ को हम बार बार रिवाइज करें, रिवीजन करें, वो चीज़ें हमें बेहतर रिजल्ट देंगी। तो चलिए, आज की जो क्लास है वो रैपिड क्लास होने वाली है। हम अलग अलग एक ही वीडियोज़ में 4-4, 5-5 टॉपिक को साथ में यहाँ कवर करते हुए चलेंगे, ताकि हमारी रिवीजन हो और साथ ही साथ यहाँ एमसीक्यू भी निकालते चलेंगे। तो हमने पढ़ा है विशिष्ट बालक, और विशिष्ट बालक है जो किसी भी दृष्टि से एंगल से पिछड़े हुए हैं। तो ये आज की जो रैपिड क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं ये कि जो 3 कैटेगरी बांटी गई है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो किस 3 कैटेगरियों के हिसाब से विशिष्ट रहने वाले हैं। ठीक है, 3 कैटेगरियां होती है। तो रैपिड क्लास में हम फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये हमारा पीक समय है और रिवीजन मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन के हम जितना पढ़ा हुआ है वो भूल जाएंगे, क्योंकि दिमाग की मेमोरी की भी अपनी कैपेसिटी होती है। जितना बार बार हम अभ्यास करेंगे वो चीज़ें उतनी ही हमें परफेक्शन दिलाती जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, यानी शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं और किन्हें हम मानेंगे। कई बार ये चीज़ें काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन सा बालक शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो बालक की विशिष्टता है वो 3 तरह से होती है। एक तो बालक शारीरिक रूप से किसी भी सामान्य बालक से भिन्न होता है, दूसरा मानसिक रूप से विशिष्ट होता है, तीसरा है शैक्षिक रूप से विशिष्ट होता है। यानी जो विशिष्ट बालक है, जो स्पेशल हमारे बच्चे हैं, वो 3 कैटेगरी में विशिष्ट होते हैं, शारीरिक, मानसिक और वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक, पिछड़े हुए नहीं। तो शारीरिक रूप से में हम किसको शामिल करेंगे कि शारीरिक रूप से ये बच्चा है, ये स्पेशल है। नंबर 1, दृष्टि विकलांगता, यानी वो बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक है। नंबर 2, वाक विकलांगता, यानी हकलाता है बच्चा, किसी तरह का डिसऑर्डर है, अपने वर्डों को अच्छे से बोल नहीं पाता, तो जो वाक विकलांगता है, जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, वो जुड़ेगी शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक में। फिर आएगा श्रवण दुर्बल, यानी ये यहाँ बच्चे को ऊंचा सुनाई देता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं कर पाता। बच्चे यहाँ बहरे होते हैं, कईयों को टोटली सुनाई नहीं देता बिल्कुल, ठीक है, और कईयों को थोड़ा मोटा सुनाई देता है इसमें। फिर होता है गत्यात्मक अक्षम बालक। गत्यात्मक अक्षम बालक मोटर स्किल से जुड़ा हुआ होता है। इस बच्चे की मसल्स, जो मांसपेशियां हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रही होती, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ सकता। तो शारीरिक रूप से जो विशिष्ट बालक है उनकी 4 कैटेगरी होती है। फिर से रिकैप कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि रैपिड क्लासेस चलेगी। ये हमारा रिवीजन करने का समय है, ताकि जितना हमने जो पढ़ा है वो हमारे माइंड में फिर से रिकैप हो जाए। दृष्टि विकलांगता, विजुअली इम्पेयर्ड, वाक विकलांगता, श्रवण दुर्बल और गत्यात्मक अक्षम बालक, ये हो गए शारीरिक रूप से विशिष्ट। नंबर दूसरा है मानसिक रूप से विशिष्ट, यानी बच्चा मानसिक रूप से विशिष्ट है तो कौन कौन से बच्चे उसमें आएंगे। नंबर 1 है प्रतिभाशाली बालक,
बालक, प्रतिभाशाली टैलेंटेड बालक के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अब इन्हें हम कैटेगरी में बांट रहे हैं कि जो विशिष्ट बालक है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक है, उसका IQ 140 या उससे अबोव होता है, ये हमने पढ़ लिया है। तो ये मानसिक रूप से विशिष्ट हो गया। सृजनात्मक बालक हो गया, ठीक है। सृजनात्मक बालक है, जो क्रिएटिव बालक है, ये भी हमारा क्या है, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक है। नंबर 3 हो गया मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक भी क्या है, मानसिक रूप से विशिष्ट है। कई बार कैटेगरी पूछ ली जाती है कि जो विशिष्ट बच्चे हैं उनकी कितनी कैटेगरियां होती है। फिर क्या है, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक, यानी एजुकेशन के फील्ड में बच्चे किस प्रकार विशिष्ट होते हैं। नंबर 1 शैक्षिक तीव्र बालक, यानी जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, फास्ट पढ़ते हैं, उनकी स्पीड तेज होती है, एक बार में ही बताने से क्या है, बच्चे इजीली कवर कर लेते हैं। दूसरा क्या है, पिछड़ा है। पिछड़ा बालक हमने पढ़ा है, पिछड़ा बालक वो बालक होता है जो सामान्य से किसी न किसी कारणवश सामान्य बच्चे से पीछे रह जाता है। ये नहीं कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है इसलिए पीछे रह गया, या मानसिक रूप से कमज़ोर है इसलिए पीछे रह गया। पिछड़ा बालक क्या है, टीचर पढ़ा रहा है, उसका ध्यान है ही नहीं, अटेंशन दे ही नहीं रहा, तो किसी न किसी कारण उस तरह वो पिछड़ जाता है। सामान्य बालक होते हुए भी वो पिछड़ा बालक बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसने क्लासरूम में, कक्ष में प्रॉपर अटेंशन नहीं दी, उसे बोलेंगे हम पिछड़ा बालक, ठीक है। ये एजुकेशन में सामान्य से पिछड़ा होता है और शारीरिक और मानसिक रूप से ज़रूरी नहीं है कि ये कमज़ोर हो, ठीक है। सीखने में अयोग्य बालक ये होते हैं जो किसी न किसी डिसऑर्डर का शिकार होता है, कि कोई ना कोई डिफ़िकल्टी होती है। अब जिसकी मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं बन सकता, तो उस बच्चे को क्या है, हम जो मसल्स कोऑर्डिनेशन वाले काम है वो सिखाएंगे तो थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, यानी ये अयोग्य होते हैं, चाह कर भी हम नहीं सिखा सकते। अब जैसे शिक्षा में ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है, वो ब्लाइंड बच्चों के लिए ही होती है। लुइस ब्रेल ने इसका इन्वेंशन किया था, तो ठीक है ये बात, तो चाहकर भी हम बच्चे को वहाँ चीज़ें नहीं सिखा सकते, हम ब्रेल लिपि का यूज़ हमें करना ही करना पड़ेगा। ये कैटेगरी अलग रहेगी, लेकिन मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि सीखने में अयोग्य होते हैं वो बालक, वो मेंटली रूप से या फिजिकली रूप से, दोनों क्राइटेरिया इसमें शामिल होगा, ठीक है। फिर क्या है, संप्रेषण बाधित। चौथे नंबर का क्या है, बच्चे में हेजिटेशन होगी, वे अपने थॉट्स को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो भी वो टीचर को नहीं बताते पूछने पर कि हाँ मेरे को ये चीज़ें समझ में आ गई है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ऐसे ही हमारी बैक टू बैक क्लासेस चलती रहेगी और चैनल से जुड़े रहें। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब की बार सीटेट पार ये कंडीशन रखी है हमने और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवा रही हूँ। कई बार कैटेगरी पूछ ली जाती है, इन बच्चों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। संप्रेषण बाधित कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ता है, हेजिटेशन होती है, बच्चा अपने थॉट्स को, अपने विचारों को बाहर नहीं निकाल पाता। तो बाय बाय। वैकल्पिक अवधारणाएं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ी मैं यहाँ चर्चा कर भी देती हूँ, ठीक है, लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन ये रैपिड क्लास थी, सिर्फ इन्हीं को बताना आज का मकसद था। लेकिन थोड़ी डिस्कशन कर भी लेते हैं हम यहाँ कि जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन है वो बच्चे में किसी न किसी कंडीशन में, एनवायरनमेंट में रहकर वो बनते हैं और वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि बच्चे के दिमाग में एक चीज़ को लेकर अलग से ही कंसेप्ट बना हुआ है, वो रॉन्ग भी रॉन्ग होता है लगभग वो, लेकिन हम रॉन्ग कंसेप्शन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे ने उसे उस चीज़ के ऊपर विकल्प के रूप में उस चीज़ को मान रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जब हम बचपन में थे तो बचपन में हम सुनते थे, ठीक है, हाँ, बचपन में जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हम सुनते थे कि जो इरेजर होता है, घिस घिस के वो जो छिलके आ जाते हैं बाहर, उनको फिर से अगर दूध में डाल देंगे हम तो क्या है, इरेजर, नया इरेजर बन जाएगा। हमने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें करके देखी है, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा सिर्फ हम मानते थे, हमारे पास अल्टरनेटिव कंसेप्शन था। लेकिन जैसे जैसे मेंटल लेवल बच्चे का बढ़ता है, बच्चे में मैच्योरिटी आती जाती है, तो धीरे धीरे वो क्या है, मिसकंसेप्शंस जो बने हुए
होते हैं बच्चे के दूर होते जाते हैं। कई बार बच्चा क्या है, जिद्दी भी होता है, वो चीज़ को स्वीकार भी नहीं करता। तो एज ए टीचर हमें वहाँ बताना होता है कि ये चीज़ सही है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो पढ़ा कोई बात नहीं, ये आपकी जो अल्टरनेटिव कंसेप्शंस बन गई, लेकिन अब ये आज की डेट में ये चीज़ सही है। उसी तरह हम पेंसिल के छिलके से क्या है, पेंसिल का जो नुक्का होता है उससे जो वो नुक्का टूट टूट के बाहर आता था और उसको चुंबक पर चिपकाने की कोशिश करते थे। हमें ऐसा लगता था कि ये जो पेंसिल है ना, पेंसिल का जो नुक्का है वो क्या है, लोहे से बना हुआ है। जैसे हम साइंस लैब में प्रयोग करते थे तो टीचर जैसे लेबोरेटरी में हमें सिखाते थे कि जो क्या है, लोहा है, जो चुंबक है वो लोहे को अपनी ओर खींचती है। तो हम क्या करते थे, चुंबक इकट्ठी करके, और जो पेंसिल का नक्का होता है वो ग्रेफाइट धातु से बना होता है, तो हम कोशिश करते थे कि ये इसमें भी लोहा है, पेंसिल भी लोहे से बनी हुई है, तो चुंबक पर चिपकाने की कोशिश करते थे। ऐसे ही क्या है, जैसे हम चुंबक को क्या अपने बालों से रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद फिर उसको मिट्टी में फिराएंगे ना, तो मिट्टी में जितने भी आयरन के कण है वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। हमें ये नहीं पता था कि चुंबक क्या है, लोहे को ही खींचती है। हमें ये था कि अरे चुंबक से मिट्टी भी पकड़ी जा सकती है। तो हम क्या है, चुंबक को लेके सर पे रगड़ के, ऐसे सर पर रगड़ कर और चुंबक को फिर मिट्टी में फिराते थे और हम कहते थे कि लोहा ही नहीं, मिट्टी क्या है, ये जो चुंबक है वो मिट्टी को भी पकड़ लेती है। तो ये ऐसी तरह की जो कंसेप्शंस होती है ना, इन्हें वैकल्पिक अवधारणाएं बोला जाता है। और बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, बच्चे की वो वैकल्पिक अवधारणाएं है वो फैक्ट के रूप में फिर वो बाहर आ जाती है। बच्चा अच्छी तरह वो सीख लेता है उन चीज़ों को। कई बार गलत नहीं होता क्योंकि बच्चे ने खुद करके देखा है। चुंबक को जैसे ही मिट्टी में फिराया, मिट्टी के कुछ कण जो मिट्टी में भी हमें पता है, ये बाद में पता चली बात कि मिट्टी में आयरन पाया जाता है, लोहा होता है। लेकिन हमारी वहाँ क्या धारणा बनी हुई थी कि जो चुंबक है वो मिट्टी को भी अट्रैक्शन देता है, चुंबक पर मिट्टी भी चिपक जाती है। तो धीरे धीरे जैसे एज बढ़ी बच्चे की, फिर बाद में वो चीज़ें क्लियरिटी बनी। 3 एग्जाम्पल से आपको मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है, कल डिटेल में पढ़ेंगे। और ये 3 नाम लिखे हैं मैंने। अधिगम की व्यवहारवादी अवधारणा क्या कहती है, वैकल्पिक अवधारणाओं के बारे में। अधिगम की संज्ञानात्मक अवधारणा क्या कहती है, अधिगम की मानवतावादी अवधारणा क्या कहती है। किस विषय के ऊपर की बच्चे की जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन है वो हम कैसे दूर करेंगे और किस तरह वो बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, ठीक है, कि इरेजर के जो छिलके होते हैं उनको दूध में डाल दो तो फिर से रबड़ बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था। बाद में पता चला वो जो मिसकंसेप्शंस बनी हुई थी बाद में वो दूर हो गई। फिर जो पेंसिल का जो नुक्का होता है वो लोहे का बना मानते थे, ठीक है, लोहे को और चुंबक को, उसको चुंबक लेके उसको लोहे ग्रेफाइट जो धातु है, जो नक्का होता है ग्रेफाइट धातु का बना होता है, उससे चिपकाने की कोशिश करते थे। नंबर 3, चुंबक को अपने बालों में फेर के और फिर मिट्टी के कणों को इकट्ठा किया करते थे कि हम ये प्रूफ करते हैं कि मिट्टी भी लोहे को वो चुंबक पर चिपक जाती है। तो जो ये तीनों तरह के जो एग्जाम्पल है ये भी हमारे क्या है, वैकल्पिक अवधारणाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये रैपिड क्लास में हमने आज की क्लास में ये चीज़ जाना, थोड़ा इसके बारे में भी मैंने एग्जाम्पलों से बताने की कोशिश की है। और कल जानेंगे हम व्यवहारवादी अवधारणा है, जो व्यवहारवादी अवधारणा है, पोवलोव है, वो क्या कहते हैं, कुत्ते पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो मिलते हैं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, टेक द स्क्रीनशॉट। और आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।